दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल T4 टीचर पर। मैं आज आपको बताऊंगा, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में सिलेक्ट होते हैं, आप आरक्षक बन जाते हैं, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जी हाँ, आपका वेतन कितना रहेगा, ट्रेनिंग में क्या आपको वेतन मिलेगा, यदि हाँ तो कितना, और ट्रेनिंग के बाद आपका वेतन कितना रहेगा। साथ ही साथ आप वीडियो को अंत में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो अभी पुलिस का या किसी अन्य डिपार्टमेंट का भी वेतन स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर है, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव कब से लागू होंगे, इसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे सैलरी काउंट की जाती है किसी भी एम्प्लॉयज़ की जो मध्य प्रदेश शासन का कर्मचारी है। कैसे हाउस रेंट मिलता है, कितना हाउस रेंट मिलता है, और पौष्टिक आहार भत्ता जो पुलिस में मिलता है कितना मिलता है, ये वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट मिस मत करिए। चलिए, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में सैलरी जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। सपोज दैट आपकी ज्वाइनिंग यदि 6 अप्रैल की है, 6 अप्रैल की है या 1 अप्रैल की है, तो आपकी सैलरी 1 अप्रैल से ही काउंट की जाएगी। यदि 6 अप्रैल से है तो 6 अप्रैल से, 1 जुलाई से है तो 1 जुलाई से, यानी जब से आपने ज्वाइन किया है तब से ही सैलरी काउंट की जाती है। मिलती कब है, तो दोस्तों आपके ज्वाइन करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं उनमें अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर और अन्य दस्तावेज रहते हैं। इनसे आपका एक ब्यौरा तैयार करके आपका प्रान नंबर और एम्प्लॉय कोड तैयार किया जाता है। एम्प्लॉय कोड से ही आपकी सैलरी डलती है और प्रान नंबर से आपका जो पैसा कटता है 10% सीपीएफ का या सीपीएफ का। पहले जीपीएफ कटता था, 2005 के बाद सीपीएफ कटता है, पेंशन जब से बंद हुई है। वो पैसा आपका जिस अकाउंट में जाता है उसे प्रान नंबर कहते हैं, उसे हम एनपीएस अकाउंट कहते हैं। प्रान नंबर का फुल फॉर्म होता है प्रान नंबर। देखिए प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, P फॉर परमानेंट, R फॉर रिटायरमेंट, A फॉर अकाउंट एंड N फॉर नंबर। और एम्प्लॉय कोड रहता है, हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय कोड रहता है, चाहे वह किसी भी ब्रांच में या किसी भी कार्यालय में मौजूद क्यों ना हो, सबका अपना एक अलग एम्प्लॉय कोड रहता है जिससे उस एम्प्लॉय को ट्रेस किया जाता है, चाहे वह सैलरी रिलेटेड काम हो या कोई अन्य काम। ठीक है, इसके अलावा एक और बात, प्रान नंबर और एम्प्लॉय कोड एक कर्मचारी का जीवन में एक ही बार बनता है। यदि मान लीजिए आप एज अ कांस्टेबल जॉब कर रहे हैं या मैं कांस्टेबल के रूप में जॉब कर रहा हूं और मेरा प्रान नंबर और एम्प्लॉय कोड बन चुका है, अब यदि मैं कोई दूसरी जॉब में जाता हूं, चाहे वह सब इंस्पेक्टर हो या फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट की जॉब हो, यदि मैं किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी जॉब करने जाता हूं, तो मेरा एम्प्लॉय कोड, समझ लीजिए ध्यान से, मेरा एम्प्लॉय कोड और मेरा प्रान नंबर वही रहेगा जो अभी मेरा एमपी पुलिस कांस्टेबल में चल रहा है। ये कभी नहीं बदलता। आदमी मर जाता है लेकिन ये नहीं मरता, कभी ये नहीं बदलता, है ना। तो ये हो गई पहली बात कि प्रान नंबर क्या है हम समझ चुके हैं और एम्प्लॉय कोड क्या होता है अब हम समझ चुके हैं, दोनों चीज। ठीक है, अब बात करेंगे कि हाँ, सैलरी कितने दिन में अकाउंट में आ जाती है, ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद अकाउंट में आती है। तो स्टार्ट तो हमारी उस दिन से चालू हो गई जिस दिन हमने ज्वाइन किया है। अब जब ये एम्प्लॉय कोड बन के तैयार हो जाएगा और प्रान नंबर बन के तैयार हो जाएगा, और जिस दिन ये बन के दोनों तैयार हो जाएंगे, बस उस, मान लीजिए आपने 1 जनवरी को ज्वाइन किया, आपने 1 जनवरी को ज्वाइन किया और आपके एम्प्लॉय कोड और प्रान नंबर सपोज दैट 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, मान लीजिए 10 या 20 मार्च को बनकर तैयार हो गए हैं, आपके ऑफिस में आ गए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि 20 मार्च को ही आपकी सैलरी आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। सैलरी हमेशा मंथ के एंड में जब बिल लगते हैं ट्रेजरी में तभी आती है। सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी एक साथ आती है, अलग अलग से नहीं आती है। तो जब 1 अप्रैल को मार्च महीने के सभी एम्प्लॉयज़ के जो बिल लगेंगे सैलरी के 1 अप्रैल के आसपास, तब आपके भी पिछले जितने महीने आपके हो रहे हैं 1 जनवरी से 1 फरवरी तक, 1 जनवरी से 1 फरवरी तक
और 1 फरवरी से 1 मार्च तक और 1 मार्च से 1 अप्रैल तक 1 2 3 4 महीने आपके हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल को आपका भी 4 महीने का बिल इकट्ठा लग जाएगा और 4 महीने की सैलरी आपकी एक ही झटके में आपके अकाउंट में आ जाएगी और आप सीधा लखपति बन जाएंगे। क्योंकि जब सैलरी आती है तो सीधा आदमी एक बार में लखपति बनता है, हम लोगों की तरह। ठीक है, हमारी सैलरी जब आई थी अकाउंट में तो एकदम से 1 लाख रुपए के आसपास आए, तो बड़ी खुशी होती है आपकी। जब आप कुछ कमाते हैं और आपकी पहली कमाई 1 लाख रुपए आती है तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये तो हो गई सैलरी कब आएगी, ये बात 4 महीने तक आ जाती है हर हाल में। अब बात करेंगे कितनी मिलती है और कैसे काउंट की जाती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का वर्तमान में 7th पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे है 19,500 रुपये। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, और जो बाबू की जॉब होती है अन्य डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं और उस तरह के समकक्ष कोई और पोस्ट, उनमें 19,500, यानी कि 6वें वेतनमान से 6 पे कमीशन में जो 1900 ग्रेड पे पर अधिकारी कर्मचारी थे, उनका 7th पे कमीशन में प्रारंभिक वेतन ये हो गया है। ठीक है, मूल वेतन उनका ये हो गया है। तो अब वो ग्रेड पे वाला सिस्टम बंद हो गया है। 7वें वेतनमान में फिक्स कर दिया है कि आपको इतनी सैलरी, इतना बेसिक पे आपका रहेगा। इसमें आपके जो डीए वगैरह चल रहे होंगे वो आपको मिलेंगे। तो ठीक है, ये तो हो गई बात बेसिक पे की। तो हम समझ गए कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बेसिक पे अपना 19,500 रहता है। अब इसमें डीए किस प्रकार से ऐड होता है। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश शासन अपने कर्मचारियों को हर 6 महीने में महंगाई भत्ता देती है। हालांकि अभी कोरोना के चलते आर्थिक स्थिति कमजोर होने से मध्य प्रदेश शासन ने किसी कर्मचारी अधिकारी को महंगाई भत्ता नहीं दिया है, लेकिन सरकार ने ऐसा वादा किया है कि जनवरी 2021 के आसपास वह महंगाई भत्ता देगी। ठीक है, तो इस कोरोना की संकट में सभी परेशान हैं, तो अपन इतना कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। शासन अपनी है और अपन शासन के हैं। तो ठीक है, बेसिक पे 19,500 है। सैलरी काउंट करना सिखाने से पहले आपको एक बात और बता देता हूं कि ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी मिलती है, पूरी मिलती है। और पहले ऐसा कभी नियम था, हमारे भर्ती होने से काफ़ी समय पहले ऐसा कुछ नियम था कि ट्रेनिंग में सैलरी आधी मिलती थी। यदि आपकी सैलरी 20,000 उस टाइम पे रही होगी तो आपको 10,000 मिलेंगे, और 10,000 जब आपकी रही होगी तो आपको 5,000 रुपये मिलते, यानी कि 50% सैलरी पहले मिलती थी। ऐसा सुनते हैं हम लोग। लेकिन अभी कुछ नियम चेंज हुए हैं और अब सैलरी आपको पूरी मिलेगी। जितनी सैलरी आपकी बनती है उतनी पूरी आपको ट्रेनिंग में मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना है, पहले आपको ट्रेनिंग में कुछ पैसे नहीं जमा करने पड़ते थे, अब आपको खाने के और रहने के पैसे आपको ट्रेनिंग में जमा करने पड़ते हैं, इसलिए आपको पूरी सैलरी वो लोग देते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट का तो आपको पता ही होगा, साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, 3% सैलरी बढ़ती है। यानी जो देखिए 19,500 जो हमारा बेसिक पे है, इसमें ही इंक्रीमेंट जुड़ते हैं और इसमें ही डीए लगता है। अब सबसे पहले साल की बात करेंगे। अगर कोई लड़का भर्ती होता है, आप यदि सिलेक्ट होते हैं और पहले साल की सैलरी अगर आपकी मैं काउंट करूं तो कुछ इस प्रकार से होगी। 19,500 ग्रेड पे में मैं वर्तमान में जो डीए चल रहा है, डीए यानी कि आपको बताया मैंने डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस चल रहा है अभी 12%। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में 12% दे रहे हैं। तो यह 12% महंगाई भत्ता हमारा बेसिक पे में ऐड होता है। तो देखिए 19,500 का 12% हम निकालेंगे, कुछ इस तरह से निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 195 गुणित 12 गुणा कर दीजिए। 12 पंजे 60, हासिल आई 6, 12 नंबर 108 और 6 114 के 4, हासिल आई 10, 12 के 12 और 10 22, यानी 2240 रुपये आपका
DA निकल के आता है। अब ये DA सीधा बेसिक पे में जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, 2240 रुपये हमारा 2240 रुपये हमारा महंगाई भत्ता आया और 19,500 हमारा बेसिक पे था और 2240 महंगाई भत्ता। दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 0 4 की 4, 5 और 2 7, 9 और 2 11 की 1, हासिल आई 1 और 1 2, 21,740 21,740 ये आपकी सैलरी है। लेकिन अभी ये सैलरी पूरी नहीं है, इसमें और भी कुछ आपको माल मिलने वाला है। वो क्या है? एक तो आपका मकान भत्ता, जिसे अपन हाउस रेंट कहते हैं, HR। ठीक, और दूसरा आपका मकान भत्ता और दूसरा आपका देखिए अदर अलाउंस के नाम से, अदर अलाउंस के नाम से अन्य भत्तों में क्या क्या आता है? अन्य भत्तों में पुलिस के वो सभी भत्ते आ जाते हैं जो पुलिस वालों को अन्य शासन के अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त मिलते हैं, जैसे कि पौष्टिक आहार भत्ता, पौष्टिक आहार भत्ता, ठीक है, और वर्दी धुलाई भत्ता। अब आप कितना मिलता है ये जान के आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे अपनी। बताता हूं, वर्दी धुलाई भत्ता और साइकिल भत्ता मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को, मध्य प्रदेश शासन के नहीं, एक्चुअली पुलिस, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत पुलिस विभाग के कर्मचारियों को साइकिल भत्ता मिलता है आवागमन करने के लिए, ऑफिस जाने, अपने अन्य शासकीय कार्यों के लिए साइकिल भत्ता मिलता है। वर्दी जो पहनते हैं पुलिस वाले, वर्दी धुलाई के लिए भत्ता मिलता है लगभग 60 रुपये। वर्दी धुलाई भत्ता मिलता है लगभग 60 रुपये। साइकिल भत्ता मिलता है लगभग 30 या 20 रुपये और पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है 200-250 के आसपास। ये एक्यूरेट लिखे नहीं आते हैं लेकिन इतने ही मिलते हैं। सबको जोड़ के टोटल अलाउंस ये मिलता है हमें 836 रुपये। वर्तमान में ये 836 मिल रहा है और ये मिल रहा है 679। ये जिले का है, जिले में कम मिलता है, 5% हाउस रेंट मिलता है। और यदि आप ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहाँ आपको 10% मिलता है, तो ये हो जाता है लगभग 1300 रुपये के आसपास। तो फिर हाउस रेंट आपका 1300 रुपये के आसपास होता है। इसलिए कुछ पुलिस वालों की सैलरी में अंतर देखा जाता है, कुछ में 500-1000 रुपये का अंतर आ जाता है। तो ठीक है, ये भत्ते और 21,740 में जोड़ देंगे अपन। तो एक तो पुलिस भत्ता, अदर अलाउंस जोड़ दिया। दूसरा अपना, यदि आप जिले में पोस्टेड रहते हैं किसी भी शाखा में, एक और बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस की सभी शाखाओं में सैलरी समान होती है। काम भले ही भिन्न भिन्न हो पर सैलरी सब में समान होती है। वर्दी में भी थोड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा लेकिन सैलरी सब में समान होगी। हाँ, थोड़ा सा ऐसे ऐप में आपको टीए वगैरह ज़्यादा मिल जाते हैं तो इससे आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बाकी काम भी उसमें थोड़ा सा फिर अलग तरह का ही हो जाता है। तो देखिए अब इनको आप ऐड कर दीजिए, 6 और 9 15 की 5 हासिल आई 1, 4 3 7 14 और 1 15 की 5 हासिल आई 1, 8 और 7 15 और 6 21 और 1 22 की 2 हासिल आई 2, 2 और 1 3 और 2 की 2 23,255 रुपये आपकी सैलरी है। पर ये सैलरी आपकी ग्रॉस ग्रॉस सैलरी है। ये सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी है, इतनी आपकी अकाउंट में नहीं आएगी क्योंकि अभी इसमें से 10% आपका CPF कटना बाकी है। चूंकि आप शासन के एम्प्लॉय हैं और शासन ने पेंशन प्रणाली तो बंद कर दी है, अभी अंशदायी कटौतरा चालू हो गया है आपका 10% का। पहले GPF कटता था, अभी CPF के नाम से आपका कटौतरा कटता है, तो वह कटौतरा 10% कटता है और 23,255 का 10% होता है 2325 रुपये। कितना होता है? 2325 रुपये के आसपास। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ये आपकी टोटल सैलरी है, इसमें से आपका ये 10% माइनस कर दीजिए। नहीं, 10% के अलावा भी आपके और रुपए कटते हैं। वो क्या है?
200 रुपये आपका इंश्योरेंस का करता है। मध्य प्रदेश शासन सभी एम्प्लॉयज़ का, मध्य प्रदेश पुलिस में तो मुझे पता है होता ही है, बाकी अन्य डिपार्टमेंट में भी होता है। आपका जनरल इंश्योरेंस करवाती है शासन, जिसमें आपको कोई डेथ होने पे या कोई कैजुअलिटी होने पे आपको पैसे मिलते हैं उसमें। तो 200 रुपये महीने आपके जनरल इंश्योरेंस, जिसे GIS बोलते हैं, GIS बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस स्कीम पे करते हैं। और 100 रुपये आपके प्रोफेशनल टैक्स, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल टैक्स को व्यापार कर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल टैक्स PT बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स के करते हैं 100 रुपये आपके, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा उसको। तो ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए। तो पहले इनको जोड़ दीजिए, 5, 2, 3 2 5 और 1 6 और 2, ये आपका कटोतरा है। हर महीने इतना आपका कटोतरा कटेगा, टोटल 2625 रुपये। अब आपकी सैलरी ये टोटल है, टोटल सैलरी में से आपका टोटल कटोतरा घटा देंगे तो आपकी एक्चुअल सैलरी निकल आएगी। घटा दीजिए, 2625 रुपये घटा दीजिए आप, 2625 रुपये। 5 में से 5 गए तो 0, 5 में से 2 गए तो 3, 12 में से 6 गए तो 6, 3 में से 3 गए तो 0, 2 गई 2। ये आपकी नेट सैलरी निकल आई है। नेट सैलरी वो सैलरी होती है जो आपके अकाउंट में आती है। हर महीने यदि आप सिलेक्ट होते हैं, हर महीने आपके 20,630 रुपये खाते में आने हैं। अब जो बात मैं आपको जरूरी बताने वाला था कि क्या बदलाव हुए हैं, तो मध्य प्रदेश शासन ने ऐसा नियम बना दिया है, लागू अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी ऐसी कोई उसके बाद भर्ती नहीं हुई है और उसके बाद कोई सैलरी नहीं मिली है नए एम्प्लॉयज़ को, तो पता भी नहीं चल रहा है। पर ऐसा नियम बना दिया है, आदेश जारी हो चुका है कि यदि कोई भी कर्मचारी मध्य प्रदेश में भर्ती होता है अब, तो उसको पूरा वेतन ना देके 70% पहले साल में, 80% दूसरे साल में और 90% तीसरे साल में, और 100% सैलरी, जो कि ये 100% है, 100% सैलरी चौथे साल में जाके मिल पाएगी। एक तरह से ये गलत ही हुआ है बच्चों के साथ, क्योंकि अभी जब वो भर्ती होते थे तो उनको 20,630 रुपये के आसपास मिलते थे, पर अब 20,630 का 70% अपन देखें, 20,630 का 70% हम निकालें तो 0 से इस 0 को काट दो, 20,63 गुणित 7, 7 21 की 1 हासिल आई 2, 7 6 42 और 2 44 4 हासिल आई 4, 4 की 4, 7 2 14। अब आपको ये सैलरी मिलेगी यदि शासन का वो नियम लागू आपके ऊपर हो जाता है तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि इतनी कम सैलरी आपको मिलेगी, आप कैसे अपने परिवार का भरण पोषण इस सैलरी से 1 साल या 3 साल तक कर पाएंगे। अगले साल फिर आपको मिलेगी 80%, तो 8 का गुणा कर दीजिए इसमें, 8 3 24 की 4 हासिल आई 2, 8 6 48 और 2 50 8 2 16। दूसरे साल आपको 16,504 रुपये मिलेंगे। फिर इसी तरह से तीसरे साल की आप 9 का गुणा करके निकाल लीजिए और चौथे साल की आप 10 का गुणा करके निकालिए, यानी 20,630 रुपये के आसपास वही मिलेगी। तो ये नियम में बदलाव किया है। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट कब मिलता है और कैसे मिलता है। पहले तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो 12% हमारा DA था, ये DA यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हर 6 महीने में शासन बढ़ाती है। कितना बढ़ाती है ये शासन के ऊपर है, पर इंक्रीमेंट हमेशा फिक्स रहता है। इंक्रीमेंट 1 साल में 1 बार मिलता है और जब भी मिलता है 3% की ग्रोथ अपनी सैलरी में हो जाती है। यानी कि मान लीजिए आप भर्ती हुए हैं तो आपका बेसिक पे मैंने बताया ये रहेगा। जब आप 1 साल पूरा कर लेंगे डिपार्टमेंट में और आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो 3% का इंक्रीमेंट आपका लगेगा। तो 19,500 में देख लीजिए, 15 की 5 हासिल आई 1, 3 27 और 28 की 8, 585, यानी आपके बेसिक पे में 585 रुपये का और इजाफा हो जाएगा। तो
19,500 में 585 रुपये आप जोड़ेंगे तो 5, 8 तो 20,085। राउंड फिगर में जब 50 से ज़्यादा रहेगा यानी 85, 50, 100 के पास में है तो ये 20,100 के आसपास माना जाएगा। 20,100 की काउंटिंग होगी तो आपका एक साल बाद यानी एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 20,100 रुपये बेसिक पे हो गया। अब इसमें आपका 12% का डीए लगेगा। इस तरह से सैलरी आपकी फिर बढ़ती चली जाती है। हर महीने हर 6 महीने में डीए बढ़ता है और हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है और हर 10 साल में वेतन पे कमीशन चेंज होता है, वेतन कमीशन वेतन आयोग चेंज होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपकी सैलरी 3 तरह से बढ़ती है, एक डीए के माध्यम से हर 6 महीने में, एक आपका इंक्रीमेंट के माध्यम से और तीसरा आपका वेतन आयोग के माध्यम से। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा यदि आपको और कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और आप ये भी बताइए साथ ही साथ कि ये जो शासन ने नियम में बदलाव किए हैं ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होना चाहिए तो इसका और अच्छा विकल्प क्या है और इसके लिए क्या प्रयास और शासन कर सकती है कि जिससे शासन का भी हित हो जाए और बच्चों का भी अहित ना हो। तो धन्यवाद। मुझे लगा आपके साथ इस जरूरी जानकारी को शेयर करना उचित लगा तो शेयर की। बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करना। लाइक करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे और इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।